हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि 2023 सेशन का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं क्लास 10th की, वो बहुत जल्द होने वाले हैं। ठीक है, तो क्यों ना इस मंथ के एंड तक हम सभी मैथमेटिक्स की जो MCQ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर को कवर कर लें। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर MCQ क्वेश्चन, और इस मंथ के एंड तक पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर को देखेंगे MCQ क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं और इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी होंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर में जैसा कि पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a1 इंटू b2 नॉट इज इक्वल टू a2 इंटू b1 तब समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक सेकंड समीकरण दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का। इसमें से ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये चार ऑप्शन में से यदि ऐसा स्टेटमेंट है तो इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। वो तीन बातें ये थी कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग यदि इक्वेशन दिया हो तो उस इक्वेशन का हल किस प्रकार के होंगे। वो तीन कंडीशन पर पूरा टिका हुआ था। नहीं, वही तीन कंडीशन यहाँ पर, वही तीन कंडीशन पर बेसिस जितने भी सारे सवाल होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ऐसा कंडीशन हो तो ये समीकरण का किस प्रकार के हल होंगे। ठीक है, यहाँ पर समझने की प्रयास कीजिएगा कि यदि a1 इंटू b2 नॉट इज इक्वल टू a2 इंटू b1 है, तो बताइए कि ये दो समीकरण जो दिया हुआ है इसके हल जो होंगे वो किस प्रकार के हल होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्त, इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, तो यदि ऐसा हो तो इसका हल किस प्रकार के होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में, और नहीं पढ़े होंगे तो हम यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यदि ऐसा हो, ठीक है, यदि दो समीकरणें दिया हो और इस प्रकार यदि कंडीशन दिया हो कि a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, तो उसका जो हल होगा, ये दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी केवल और केवल दो हल होंगे। ठीक है, और ये संगत होंगे तथा इसके द्वारा, ये दोनों समीकरणों के द्वारा जो रेखाएं खींची जाएगी वो आपस में कैसे होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट हुआ उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। नहीं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है सीखने के लिए, ठीक है, समझने के लिए, उसे हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कोई हल नहीं है सेकंड ऑप्शन में, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में अनगिनत हल है। तो इसके लिए भी यदि ऐसा हुआ तो ये हुआ, तो ऐसा है तो इस तरह का भी कोई कंडीशन हुआ होगा जो कि कोई हल नहीं है। तो यानी दो समीकरणें दिया हो तो यदि कोई हल नहीं है तो कैसा कंडीशन होगा, यदि अनगिनत हल है तो इसके लिए कैसा कंडीशन होगा, इस चीज़ को भी समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए, कोई हल ना हो तो इसके लिए कंडीशन ऐसा होना है a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ठीक है, और यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू होगा, कोई हल नहीं होने के लिए ऐसा कंडीशन होता है। ठीक है, और अनगिनत हल होने के लिए ऐसा होता है a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, ऐसा होता है। यदि ऐसा हो तो अनगिनत हल होते हैं, ऐसा हो तो कोई हल नहीं होते हैं, और यदि ऐसा हो
तो अद्वितीय हल होते हैं। समझ में आ रही बात? और समझिए यहाँ पर, यदि इस प्रकार की कंडीशन हो तो इसका तो कोई हल नहीं होगा, लेकिन ये असंगत होते हैं और इनके द्वारा जो दो समीकरणें जो दिया हुआ है उनके द्वारा जब रेखाएं खींची जाएगी, जब ड्रॉ की जाएगी, तो आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं। कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। यदि इस प्रकार की कंडीशन दिया हो तो इनके, जब इस प्रकार से दिया हो तो इसका हल जो होगा वो अनगिनत हल होगा, और ये दोनों समीकरणों के माध्यम से जो रेखाएं खींची जाएगी वो आपस में संपाती होंगे। संपाती कहने का मतलब है कि एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा? ये। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय x + 2y = 3 है, और सेकंड समीकरण है कि 5x + ky = 15 है, कि अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये चार ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि k का वैल्यू क्या होगा। कब? जब ये दो समीकरणें दिया हो और यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है? अनगिनत हल होने के लिए। तो अभी मैंने बताया कि अनगिनत हल होने के लिए कैसा कंडीशन होता है? नहीं, तो देखिए यहाँ पर अनगिनत हल होने के लिए कंडीशन ऐसा होता है, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। ऐसा होता है। जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या दर्शाता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का जो समीकरणें दिया हो उसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, यानी x का गुणांक, y का गुणांक और अचर संख्या। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पुट कर देंगे क्या चीज़? a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है? 1 होगी। a2 की वैल्यू 5 होती है। ठीक है, और b1 की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा, और b2 की वैल्यू k। c1 की वैल्यू, यहाँ पे c1 की वैल्यू 3 नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, -3 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से फॉलो कंपैरिजन कीजिएगा तो कांस्टेंट टर्म जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो c1 जो होता है वो कांस्टेंट टर्म को दर्शाता है, जबकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं? 3 और 15, तो -3 हो जाएगा, और इसमें c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -15। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ये दो टर्म को लेंगे या तो ये दो टर्म को लेंगे, और ये दो टर्म को लेंगे तो k का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये दो टर्म को लेंगे तो k का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, और दोनों केस में क्या होगा? k का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि तीनों टर्म क्या है? आपस में बराबर है। लेकिन क्या ये दोनों टर्म लेने से k का वैल्यू निकलेगा? नहीं, इसलिए ये दोनों में से कोई भी एक को चूज कीजिए और यहाँ से k का वैल्यू आसानी से निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर 1 / 5 = 2 / k, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10। तो ये बी ऑप्शन है। ठीक, इसको भी लेंगे 2 / k = -3 / -15, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और k = यहाँ से कितना आ जाएगा? 10। देखिए सेम आया है। तो अब हम कह सकते हैं कि जब दो समीकरण दिया हो, अनगिनत हल एक कंडीशन दिया हो, ठीक है, तो अननोन की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। देखिए,
थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ये का मान जिसके लिए समीकरण निकाय, ये एक समीकरण दिया है और ये एक समीकरण दिया है। यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है, कांस्टेंट को दर्शा रहा है, ठीक है, कि अनगिनत हल होगा। किस प्रकार के हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो उस केस में ये जो दिया गया है समीकरण, ठीक है, ये जो दिया गया है समीकरण, उसका अनगिनत हल होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो समीकरण दिया हो और उसका अनगिनत हल हो, तो बताइए कि अननोन की वैल्यू क्या होगी। और अननोन यहाँ पर क्या है, ये है, देखिए ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी की जैसा ये भी क्वेश्चन सेम है, तो ये आपके लिए है, ठीक है, और आपको बनाना है और देखना है ये 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। डी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पर D20 हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ये x - y = 2 और सेकंड समीकरण दिया हुआ है 6x - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल होगा। सेंटेंस में आपको ये पकड़ना है कि आखिर कंडीशन क्या दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे सवाल जो होते हैं वो 3 नंबर में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट होने की वजह से यहाँ पर पॉसिबल है 1 नंबर में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने के लिए भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर कंडीशन दिया है, इस चीज़ को पकड़ना चाहिए कि ये का मान निकालिए जब 2 समीकरण दिया हो, वो 2 समीकरण में ये जो है